हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवधेश ब्रांडेड क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो छात्र छात्रा तैयारी कर रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला पार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसी पार्ट के आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो दिया गया है 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका मेन पॉइंट है 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। अगला पॉइंट है यह अधिनियम 1919 में बना तथा 1921 में लागू हुआ। यानी कि जो ये अधिनियम था यानी भारत शासन अधिनियम ये 1919 में बनाया गया और 1921 में लागू किया गया। अगला पॉइंट है इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। तो अब जान लेते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में। तो जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के राज्य सचिव के रूप में कार्यरत थे और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। अब अगला नंबर पॉइंट है इस अधिनियम में प्रशासन के सभी विषयों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। यानी कि जो ये अधिनियम था यानी भारत शासन अधिनियम 1919 वाला, इसे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया था। तो पहले नंबर वर्गीकृत में है केंद्रीय विषय और दूसरे नंबर है प्रांतीय विषय। अब जो ये प्रांतीय विषय था तो इसे प्रांतीय विषय को भी 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। तो जो इनके जो भाग थे वो हैं हस्तांतरित और दूसरा नंबर है आरक्षित। तो हस्तांतरित में जो हमारे आते हैं वो हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्थानीय स्वशासन, और जो आरक्षित में आते हैं वो हैं पुलिस, जेल, भूमि, राजस्व और वित्त। अगला नंबर पॉइंट है इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। अब अगला नंबर पॉइंट है इस प्रकार राज्यसभा और लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। अगला नंबर पॉइंट है इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना पड़ता था। यानी कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो 6 सदस्य थे उसमें से 3 सदस्यों को भारतीय बनना पड़ता था। अगला नंबर पॉइंट है इस कानून ने संपत्ति, कर, अन्य योग्यताओं के आधार पर सीमित संख्याओं में लोगों को मताधिकार दिया। यानी कि जो ये कानून था इसने संपत्ति, कर और अन्य योग्यताओं के आधार पर ही सीमित संख्याओं में लोगों को मताधिकार प्रदान करने का वादा किया। अगला नंबर पॉइंट है कि इस अधिनियम ने लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय का सृजन किया। यानी कि जो ये कानून था तो इसने लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के लिए कार्यालय का सृजन भी किया और भारत सचिव द्वारा किए गए या किए जा रहे कार्यों को उच्च आयुक्त को स्थानांतरित कर दिया। अगला नंबर पॉइंट है इससे एक लोक सेवा का गठन किया गया। अतः 1926 ईस्वी में सिविल सेवा की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यानी कि जो एक लोक सेवा का इन्होंने गठन किया था इस शासन में, तो उसे 1926 ईस्वी में सिविल सेवा की भर्ती के लिए एक और यानी कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी गठन कर दिया गया। अगला नंबर पॉइंट है इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। यानी कि जो ये केंद्रीय बजट था तो केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। अगला नंबर पॉइंट है इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि यह भारत में उच्च नागरिक सेवाओं यानी कि 1923 से 24 पर ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया। अगला नंबर पॉइंट है इसने एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि इस अधिनियम ने एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है तो उसकी स्थापना का प्रस्ताव रखा।
और इस चैम्बर का उद्घाटन 1921 ईस्वी में हुआ। जो इस चैम्बर का उद्घाटन हुआ वो 1921 में हुआ और इसमें 120 सदस्य यानी 108 राज्यों के राजकुमार और अन्य राज्यों के 12 प्रतिनिधि शामिल थे। इसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो वायसराय करता था। वायसराय मतलब गवर्नर जनरल। अब बात करेंगे साइमन आयोग के बारे में, पूरी डिटेल से जानेंगे, एक एक डिटेल बताएंगे आपको, बस वीडियो को पूरा वॉच करते रहो। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में बनाए गए या 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। अगला नंबर पॉइंट है, इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। यानी कि जो इस आयोग के जो सदस्य थे वो सभी ब्रिटिश थे, तभी सभी सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया या प्रारंभ कर दिया। अगला नंबर पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। अगला नंबर पॉइंट है, इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। यानी कि जो इन सम्मेलन थे, इन सम्मेलनों की चर्चा पर ही संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र लिखा गया। अब बात करते हैं सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में, पूरी जानकारी, एक एक जानकारी आपको देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रीलिम्स का पेपर यहाँ से जा नहीं पाएगा क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से मैंने नोट्स खुद बनाए हैं अपने हैंड राइटिंग से। पॉइंट नंबर 1, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में एक योजना बनाई। यानी कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने तो अगस्त 1932 में एक योजना बनाई जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है या जाना गया। अगला नंबर पॉइंट है, ये अवार्ड मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए विस्तारित कर दिया गया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। अगला नंबर पॉइंट है, दलितों के साथ अलग निर्वाचन के लिए गांधी बहुत व्यथित हुए और पुणे की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो दलितों के साथ निर्वाचन के लिए गांधी बहुत व्यथित हो गए और पुणे की जेल में बंद थे जब, यानी यरवदा जेल जो थी वहाँ पर गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः गांधी जी कांग्रेस नेता थे और डॉक्टर अंबेडकर दलित नेता थे और दोनों के बीच एक समझौता होता है और उस समझौते का नाम पुणे पैक्ट समझौता के नाम से अभी भी जाना जाता है। इसमें हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखना तथा दलितों के लिए भी स्थान आरक्षित कर दिए गए। अगला नंबर पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने पुणे पैक्ट को स्वीकार कर लिया। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी तो उसने अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुए पुणे पैक्ट को स्वीकार कर लिया और शोषित वर्गों को दोहराने के लिए सांप्रदायिक अवार्ड में संशोधन भी किया। अगला नंबर पॉइंट है, पुणे पैक्ट के प्रावधानों को 1935 ईस्वी के अगले भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया। यानी कि जो पुणे पैक्ट के जितने भी बातें या प्रावधान थे उसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम में जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं यही 1935 का भारत शासन अधिनियम। पॉइंट नंबर 1, यह अधिनियम एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। यानी जो ये अधिनियम था ये एक बहुत ही भारी अधिनियम है, बड़ा अधिनियम और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। यानी कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था
इसमें धाराओं की संख्या पूछी जाए तो 321 करना है। अगर अनुसूचियों की जनसंख्या पूछी जाए तो आपको 10 करना है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी, महत्वपूर्ण विशेषताएं। नंबर 1, इसने अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना भी की, यानी कि इस अधिनियम ने अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को इकाई की तरह माना जाता था। नंबर 2 पॉइंट है, इसकी 3 सूचियाँ थी। नंबर 1 सूची है संघीय सूची, और संघीय सूची में कुल 59 विषय थे। नंबर 2 पर आता है राज्य सूची, और राज्य सूची में कुल 54 विषय आते हैं। नंबर 3 पर है समवर्ती सूची, यानी कि इसमें 36 विषय आते हैं। तो सबसे ज़्यादा संघीय सूची में 59 विषय थे और सबसे कम समवर्ती में 36 विषय थे। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, इसमें संघीय सूची कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। यानी कि ये संघीय सूची देख रहे हैं 59 विषय वाली, ये कभी अस्तित्व में आई ही नहीं, क्योंकि इसमें जो देसी रियासतों ने शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। नंबर 3 पॉइंट है, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया, यानी कि इसने द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ या शुरू कर दिया। नंबर 4 पर पॉइंट है, इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की, यानी कि जो इसमें 11 राज्य थे तो 6 में तो इसमें द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी। वो 6 नाम इस प्रकार हैं राज्यों के नाम: बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। और द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा भी बन गई, लेकिन इनमें कई प्रकार के प्रतिबंध थे। 5वां नंबर पॉइंट है, यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई थी और 1939 में समाप्त कर दी गई। यानी कि जो ये व्यवस्था थी तो 1937 में स्टार्ट होती है और 1939 में समाप्त कर दी जाती है। नंबर 6 पॉइंट है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1858 वाला था तो इसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। 7वां नंबर पॉइंट है, इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। यानी कि जो इसने मताधिकार का विस्तार किया था तो उसमें 10% लगभग जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल चुका था। 8वां नंबर पॉइंट है, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख, यानी कि जो इस देश की मुद्रा और साख थी तो उसको नियंत्रण करने के लिए ही हमारी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नंबर 9वां पॉइंट है, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। 10वां नंबर पॉइंट है, इसके तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यानी कि इसी के तहत 1937 में जो संघीय न्यायालय थी उसकी भी स्थापना कर दी गई। 11वां नंबर क्वेश्चन है, इसने म्यांमार को भारत से अलग किया, यानी कि इसने म्यांमार को भारत से भी अलग कर दिया। 12वां नंबर क्वेश्चन है, इसने उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए, यानी कि उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बने। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि इसने रेलवे के प्रशासन के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया, यानी कि इसने रेलवे का प्रशासन के लिए संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान भी किया। 14वां नंबर क्वेश्चन है, इसने भारत के महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का प्रावधान भी किया, यानी कि जो लेखा जोखा का काम था तो उसको संभालने के लिए महालेखा परीक्षा को नियुक्त करने का प्रावधान भी कर दिया। अब बात करते हैं सन 1947 ईस्वी, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो चला था।
पॉइंट नंबर 1, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 ईस्वी को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। यानी कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली का आदेश आया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा और जो सत्ता थी यह भारतीय के हाथों में दे दी जाएगी। अगला नंबर पॉइंट है 3 जून सन 1947 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है या कहा गया। यानी कि 3 जून 1947 को ही जो वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने विभाजन योजना पेश की और उस विभाजन योजना का नाम माउंटबेटन योजना कह दिया। इस लीग को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। यानी कि जो ये लीग थी तो इसे कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने ही स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर तैयार हो गया और तैयार होने के बाद इसे देश में लागू कर दिया गया। अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं के बारे में। तो नंबर 1 पर है, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। यानी कि इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को इस देश को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित करने का आदेश किया गया। दूसरा नंबर पॉइंट है, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। यानी कि जो गवर्नर जनरल का पद था वो भी समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया। तीसरा नंबर पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कि कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। नंबर 4, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो ये कानून था तो इसने ब्रिटेन में भारत सचिव का जो पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया। 5वां नंबर पॉइंट है, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। यानी कि 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा कर दी गई। 6वां नंबर पॉइंट है, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो इसने भारत का सम्राट शब्द था उसे अपने शाही उपाधि से हटा दिया गया यानी समाप्त कर दिया गया। 7वां नंबर पॉइंट है, 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। यानी कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व के यानी पहले के सिविल सेवा कर्मचारियों को पूरी वही सुविधाएं मिलती रही थी जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 8वां नंबर पॉइंट है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। यानी कि जो 14-15 अगस्त 1947 थी जब भारत आज़ाद हुआ तब जो रात्रि का समय था, रात के समय में भारत में ब्रिटिश शासन जो था उसका अंत हो गया। 9वां नंबर पॉइंट है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्हें शपथ किसने दिलाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। 10वां नंबर पॉइंट है, 1946 ईस्वी में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की
सांसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी कि जो 1946 में संविधान सभा बनी थी तो उसमें डोमिना यानी कि सांसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो आई होप आप सभी लोगों को ये नोट्स बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आप लोग इसे अच्छे से कवर करके कॉपी में अपने लिख लीजिए। जो छात्र छात्राएं, जो भी भाई बहन यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। आपको इसके बाद आपको पहला पाठ पूरा अच्छे तरीके से रट जाएगा, क्योंकि ये पहला पाठ आज से समाप्त होता है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो चैप्टर है अध्याय 1 वो आज से पूरा ख़त्म हो चुका है। और अच्छे से पूरे नोट्स पढ़ लीजिए, आपका प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई आसानी के साथ हो सकता है ये नंबर 1 पार्ट से। फिर अगले वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 यानी अध्याय 2 के बारे में, संविधान का निर्माण।